Hello students, in previous video we have completed chapter 1। हमने chapter 1 को complete किया था, जिसमें कि हमने मैटर के बारे में स्टडी किया था कि मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मैटर के जो स्टेट्स हैं उनको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था। Now we will study about the chemical classification of matter. Chemical classification is totally based on particles. It means now it may be matter, may be pure, may be impure. Okay. So now we are starting chapter 2 is matter around us pure. Matter जो होता है वो प्योर है या इम्प्योर है वो हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में डिवाइड कर सकते हैं इसको कि मैटर जो है इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन पार्टिकल्स। इट मे बी प्योर और इट मे बी इम्प्योर। प्योर का मतलब हम कह सकते हैं कि विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक ही तरीके के पार्टिकल्स से बनने वाले जो मैटर है वो प्योर की कैटेगरी में आएगा। और इम्प्योर हम उसको कहेंगे विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अलग अलग तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनने वाला जो भी मैटर है वो आपका इम्प्योर की कैटेगरी में आएगा। तो फिर प्योर क्या हुए? प्योर वो हुए जो एक ही तरीके के पार्टिकल्स से बने हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? वो आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं और वो आपके हो सकते हैं कंपाउंड्स। इसी तरीके से जो इम्प्योर होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं वो इम्प्योर सब्सटेंस हैं, जिसमें आप ले सकते हैं मिक्सचर्स को। अगर हम एग्जाम्पल लें तो जनरल लाइफ में भी हम मिक्सचर के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि लेमोनेड जो हम बनाते हैं, जो शिकंजी बनाते हैं। तो शिकंजी क्या है? इट्स ए मिक्सचर। और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं? वी टेक वाटर। जब भी हमें शिकंजी बनानी होती है तो हम क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। तो पानी क्या है? इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट वी टेक शुगर। तो शुगर इज ऑल्सो contains particles of glucose. Next we take salt. So it also contains particles of salts. Next we take lemon. So it also contains citric acid in it. So it also contains some particles in it. तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर हम मिक्सचर के एग्जांपल में लेमोनेड ले रहे हैं तो लेमोनेड के अंदर वाटर के पार्टिकल्स भी हैं, लेमोनेड के अंदर शुगर के पार्टिकल्स भी हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स भी हैं और लेमन के पार्टिकल्स भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इट इज़ अ मिक्सचर और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स विच आर नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर डिजॉल्विंग इन ईच अदर। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मिक्सचर की कैटेगरी है जो कि इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। अगर अब हम डिस्कस करें कि प्योर पार्टिकल्स, प्योर का मतलब, प्योर मैटर का मतलब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। तो पहले हम एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं हमने अभी डिस्कस किया कि एलिमेंट्स जो हैं दीज आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स में एलिमेंट्स का अगर हम एग्जांपल लें तो हम जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हमने देखा है कि अभी तक 118 एलिमेंट्स जो हैं वो नोन हैं। पीरियोडिक टेबल में भी 118 एलिमेंट्स को ही प्लेस दिया गया है। तो एलिमेंट्स हैं क्या बेसिकली? अगर हम एग्जाम्पल लेते हुए चलें, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, पहला प्लेस दिया गया उसको पीरियोडिक टेबल में, उसका होता है एटॉमिक नंबर 1। तो एलिमेंट क्या है? ऐसे सब्सटेंस जिसमें जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उन सब का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, उससे डिफरेंट नहीं होगा। उनको हम एलिमेंट्स कह लेते हैं। मान लीजिए हमने हीलियम लिया जिसको कि सेकंड प्लेस दिया गया है। तो हीलियम क्या है? एक इनर्ट गैस है और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। तो एलिमेंट्स क्या हुए? वो सब्सटेंस विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ओके, तो हीलियम के इस एलिमेंट के अंदर इसको जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक एटम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि
इस हीलियम के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे हीलियम के, उन सब का एटॉमिक नंबर 2 ही होगा। अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का सिंबल Cl, इसका एटॉमिक नंबर 17। तो क्लोरीन का ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की वजह से इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोरीन है इसके एलिमेंट, इस एलिमेंट में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उन सब का एटॉमिक नंबर 17 ही होगा। तो जब एटॉमिक नंबर सबका 17, इट मीन्स क्या है, दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स। तो ये क्या हो गए, प्योर की कैटेगरी में आ गए। तो मैंने अभी आपको बताया कि 118 एलिमेंट्स जो हैं वो अभी तक नोन है, अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। जो पीरियोडिक टेबल है बेसिकली, अगर हम स्टडी करें पीरियोडिक टेबल को, पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, और ये जो 118 एलिमेंट्स हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड पे तो एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया जा सकता है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। तीन कैटेगरी मेनली आती हैं पीरियोडिक टेबल के, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि नेचुरल मिल जाते हैं आपको अर्थ क्रस्ट में, और कुछ ऐसे हैं जो कि सिंथेटिकली भी प्रिपेयर किए गए हैं लैब्स में। तो इस तरीके के एलिमेंट्स भी आते हैं आपके। तो नेचुरल अकरिंग अगर हम देखें तो मेटल्स जो है 118 एलिमेंट्स में से, जिसमें से लगभग 90 से 92 तक आपके मेटल्स हैं। ओके अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो 22 जो हैं वो आपके नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, और जितने बचे हुए हैं 5 to 7 तक आपके मेटलॉइड्स हैं। तो मेटल्स बेसिकली होते क्या हैं, अगर हम मेटल्स को स्टडी करें पहले, तो मेटल्स हैं क्या। हम 8th क्लास में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेटल्स दे आर हैविंग सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, और वो क्या क्या होती हैं। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इट मीन्स जितने भी मेटल्स हैं आप उनके वायर्स बना सकते हैं। सो दे कैन बी स्ट्रेच इनटू वायर्स। तो हम देखते भी हैं कि हमारे घर में जो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क हो रहा है वो वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो वो बेसिकली किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, और कॉपर क्या है, एक मेटल है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल इन नेचर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल मेटल है वो सिल्वर है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, एंड इट इज़ मोस्ट डक्टाइल ऑल्सो। इसके बहुत लंबे लंबे वायर्स बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है इसलिए हम कॉपर के वायर्स का ही यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए भी। और दूसरा इसका एक्सपेंशन बहुत हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी हीटअप हो जाए तो इसका एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो तार हैं अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ करें तो गर्मियों में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होके लटक जाते हैं, तो जिससे कि जो है डेंजरस हो जाता है ये, इसलिए कॉपर वायर्स का बेसिकली यूज़ किया जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी डक्टाइल नेचर। नेक्स्ट हम देखें तो दे आर मेलिएबल ऑल्सो। मेलिएबल हमने सबने पढ़ रखा है कि कौन से एलिमेंट्स को हम या कौन से सब्सटेंस को मेलिएबल कहते हैं, विच कैन बी बीट इनटू थिन शीट्स, जिनको आप पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कहलाती है मेलिएबिलिटी, एंड दिस इज कॉल्ड मेलिएबल एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल हैं। ठीक है, और मोस्ट मेलिएबल जो है वो गोल्ड होता है। शीट में हम हैमर से उसको अगर हिट करें तो शीट्स बना सकते हैं। तो आपने अपनी सराउंडिंग में भी देखा होगा कि बेंचेस होती हैं, या फिर आपकी आयरन की शीट्स देखी होंगी, एल्यूमिनियम की शीट, एल्यूमिनियम शीट जो हम जिसमें हम रैपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या है, इट्स अ मेटल, और उसको इतना थिन कर दिया गया है कि वो एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो खाने को थोड़ा सा खाने को पैकेज में यूज़ होता है एज ए शीट।
तो and all metals are good conductor of electricity also. So they are good conductor of heat and electricity. अब क्यों हम कहते हैं कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का? मेटल को अगर हम देखें तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मीनिंग क्या होता है कि मेटल्स आर हैविंग अ गुड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो वही लाइन अप हो जाते हैं. मान लीजिए ये क्या है, एक मेटल की शीट है, आयरन की है, कॉपर की है. इसके अंदर क्या होंगे? एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे. अब एटम्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, अपने आप घूम रहे होते हैं बाहर. तो जैसे ही हम इसको किसी भी सोर्स से, बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर देते हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. इन दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल आते हैं. बाहर निकल के और ये एक लाइन में लाइन अप हो जाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसलिए हम कहते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी मैटर की. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, फोर्थ प्रॉपर्टी, और हीट के भी बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन एक इसका एक्सेप्शन भी है जो लेड है. लेड इज़ अ मेटल विच इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. मेटल होते हुए भी इसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत कम होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज नहीं करता है और बैड कंडक्टर की कैटेगरी में आता है. मेटल्स जनरली दे आर सॉलिड इन नेचर. रूम टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो ये सॉलिड नेचर के होते हैं, सॉलिड हैं. लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं. एक्सेप्ट इज मरकरी. मरकरी क्या है? मरकरी जो मेटल है वो आपके किस में मिलता है? थर्मोमीटर में. थर्मोमीटर जो कि आपको पता ही होगा कि टेम्परेचर जो हम मेज़र करते हैं, थर्मोमीटर अपना बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं. तो थर्मोमीटर के अंदर आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर होता है थर्मोमीटर का. इसके अंदर बीच में एक लाइन आ रही होती है बिल्कुल वाइट कलर की. ये इसके अंदर होता है मरकरी फिल. जैसे ही हम इस टिप को किसी भी गर्म सरफेस से टच करते हैं तो क्या होता है, मेटल जो है ये एक्सपेंड करना शुरू होता है. ये बल्ब है, इसके अंदर जो मरकरी है ये एक्सपेंड करना शुरू करेगा. जब एक्सपेंड होगा तो ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक पतली सी कैपिलरी है ग्लास की जिसके अंदर मरकरी फिल हुआ है. जब ये एक्सपेंड करता है तो जितना भी टेम्परेचर उस सरफेस का है जिससे ये टच हुआ है उतना ही एक्सपेंड ये हो जाता है और हमें बॉडी का टेम्परेचर मालूम पड़ जाता है. तो जनरली दे आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड इन नेचर. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक अगर हम मेटल का लें तो मेटल जो हैं दे आर सोनोरस इन नेचर. सोनोरस का मीनिंग हम क्या कह सकते हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग साउंड. produce sound when hitted. जब आप किसी भी चीज़ से इसको हिट करते हैं, टच करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं. मेटल की बेसिकली एक स्पेसिफिक साउंड भी होती है. तो जो टेम्पल में जो बेल्स बनी होती हैं आपने देखा होगा वो मेटल की ही बनी हुई होती हैं. तो क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स सोनोरस प्रॉपर्टी मेटल्स की, इसलिए जो टेम्पल की बेल होती हैं वो मेटल की बनी हुई रहती हैं, नॉन मेटल्स की नहीं होती हैं. तो बेसिकली अगर हम हर एक मेटल का अपना एक साउंड होता है, मैंने आपको बताया. तो अगर आप टिन होता है, जो टिन मेटल होता है जिसका सिंबल SN है, अगर हम इसको बेंड करें तो इसमें से एक स्पेसिफिक साउंड आएगी जिसको हम कहते हैं टिन क्राई.
So tin cry is basically a specific sound which is produced on bending tin sheets. Next is they are lustrous in nature. Lustrous का मतलब होता है शाइनी. हर एक मेटल का अपना ही शाइन होता है, अपनी ही टेक्सचर होता है, और ऑल मेटल्स आर शाइनी इन नेचर एक्सेप्ट लेड. लेड जो होता है वो बहुत डल मेटल होता है. ज़्यादातर जो लस्ट्रस नेचर होता है गोल्ड और सिल्वर को आपने देखा ही होगा. जो गोल्ड है ये सिल्वर का सिंबल है, ये गोल्ड का सिंबल है AUAG. तो इनका यूज़ क्या होता है? ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए होता है. जो हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, तो ज्वेलरी शाइनी होनी चाहिए. तो वो शाइनीनेस जो है इसकी वजह से ही ज्वेलरी बनाने के लिए बेसिकली जो सिल्वर और गोल्ड है ये काम में आते हैं. 7th जो हम कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, they are having high melting point and boiling point. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन को आप 1535 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट कर सकते हो. उससे नीचे टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होता है. तो आप देख रहे हो कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई टेम्परेचर पे ये जाके मेल्ट होगा. इसी तरीके से अलग अलग मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो बहुत हाई होते हैं. बहुत हाई टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट हो सकते हैं. लेकिन 2 मेटल ऐसे भी हैं जो आप हाथ पे रखो और हाथ पे ही मेल्ट हो जाएंगे. वो कौन कौन से हैं? वो आपके गैलियम जिसका सिंबल है Ga, और दूसरा है सीजियम जिसका सिंबल है Cs. तो गैलियम जो है बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट अगर हम इसका लें तो इसका होता है 301 केल्विन, 301 केल्विन, विच इज़ नियर अबाउट 28 डिग्री सेल्सियस. 28 और 29 के बीच में होता है ये. अगर हम सीजियम की बात करें तो इसका भी नियर अबाउट इसके आसपास ही है मेल्टिंग पॉइंट, 302 है. तो विच इज़ ऑल्सो नियर अबाउट 29 to 30 डिग्री सेल्सियस. तो ये अब ये जो टेम्परेचर है ये देख रहे हो आप, रूम टेम्परेचर है. मतलब जिस टेम्परेचर पे जो हमारे रूम में जो जनरल टेम्परेचर रहता है वो यही माना जाता है 28 से 30 के बीच में. और इस टेम्परेचर पे ये लिक्विड है. आप अपने हाथ पे रखोगे, हाथ पे ही मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाएंगे. तो बेसिकली गैलियम और सीजियम एक एक्सेप्शन है हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के केस में. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो दे आर हैविंग हाई डेंसिटी. जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है. हार्ड हैं तो जनरली बहुत हाई डेंसिटी भी रखते हैं. सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड की डेंसिटी वैसे ही हाई होती है, तो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी ये रखते हैं. ठीक है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. एक्सेप्शन इसमें आ जाता है सोडियम का. एक्सेप्शन इसमें है पोटेशियम. नेक्स्ट इज आपका गैलियम एंड सीजियम. ये सब क्या है, इनकी जो डेंसिटी होती है ये कम होती है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी इनकी नहीं होती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी रह गई है हमारी, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सोनोरस, लस्ट्रस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी. ठीक है, सो आई थिंक यही प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की जो कि आपके डिस्कस करी हमने अभी तक. तो ये बेसिकली आपको एक्सेप्शंस लर्न करने हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप 8th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो 8th क्लास वाली प्रॉपर्टीज़ को रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. बेसिकली एक्सेप्शंस ही यहाँ पे पूछे जाएंगे. वाई, जैसे कि मेटल्स जो हैं, वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका कॉज पूछा जा सकता है. तो मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली, इसलिए गुड कंडक्टर होते हैं. आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ एक और चीज़ पूछी जा सकती है, 2 मेटल ऐसे जो कि नाइफ से भी कट करे जा सकते हैं, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं. दे आर जनरली वेरी हार्ड इन नेचर. तो हार्ड होने की वजह से आप इनको जल्दी से कट नहीं कर सकते हैं. लेकिन 2 मेटल ऐसे हैं, एक आपका सोडियम
और दूसरा होता है पोटेशियम। दो मेटल इस तरीके के हैं कि जिनको आप बहुत आसानी से चाकू से भी कट कर सकते हो। अपने लैब में भी आपके ये सोडियम और पोटेशियम रखे हुए होंगे, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इतने सॉफ्ट हैं कि इनको चाकू से काट के हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर। तो दो मेटल जो है ये एक्सेप्शन है कि ये हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको इनके एक्सेप्शंस लर्न कर लेने हैं। तो ये थे एलिमेंट्स जिसमें हमने मेटल्स डिस्कस कर लिए कि मेटल्स जो हैं वो 90 से 92 तक मेटल्स हैं आपके, जिसमें से 70 मेटल्स जो हैं वो तो आपके नेचुरल अकरिंग हैं और बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो आपके लैब में बनाए गए हैं। दूसरे आपके आ जाते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स भी हम क्लास 8th में पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। 22 हमने नॉन मेटल्स पढ़े हैं, जिसमें से जो एक नॉन मेटल है 1 ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है। एक ही नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, एक मेटल नॉन लिक्विड है जो मरकरी है, और एक नॉन मेटल है ब्रोमीन जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी सबका स्टेट अलग अलग होता है। अब इस 22 में से एक तो हो गया आपका लिक्विड ब्रोमीन, और 10 जो होते हैं, 10 to 11 जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। जिसमें से अगर हम देखें कार्बन सॉलिड होता है, वो जो नॉन मेटल है। आपका सल्फ़र जो है वो नॉन मेटल है, सॉलिड है। फॉस्फोरस है, कार्बन है, ये सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन इसमें अगर हम देखें बाकी जो हैं रेस्ट जितने भी हैं मोस्टली जो हैं ये नॉन मेटल्स गैसियस स्टेट में ही आपको मिलते हैं। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन है, ये सारे नॉन मेटल्स जो है वो गैसियस स्टेट में मिलते हैं। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें, दे आर नॉन मैलिएबल, ना तो इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं और ना ही इनके आप तार बना सकते हैं। तो नॉन डक्टाइल ऑल्सो, ओके। ना तो आप इनकी शीट्स बना सकते हैं, ना ही आप इनके तार बना सकते हैं। सो दे आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल इन नेचर। They are poor conductor of electricity and heat also. Heat and electricity. तो अब हम कह रहे हैं कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल कंडक्टर थे क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। नॉन मेटल नहीं है कंडक्टर बिकॉज इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं लूज़ करने के लिए। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है जो कि ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? बेसिकली इट्स एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट होता है जिसका एलोट्रॉप है ये। अब हम एलोट्रॉप समझते हैं कि एलोट्रॉप क्या होता है। एलोट्रॉप होती है कि कोई भी एलिमेंट अगर अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहलाती है आपकी एलोट्रॉपी। और ऐसे सब्सटेंस को हम इनके एलोट्रॉप्स बोल देते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के मेनली 3 एलोट्रॉप्स मिलते हैं, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और तीसरा होता है बकमिंस्टर फुलरन। हाँ जी, तो हम एलोट्रॉप की बात कर रहे थे। एलोट्रॉपी का मतलब क्या है कि कार्बन जो है वो डायमंड के फॉर्म में भी नेचर में मिलता है आपको, ग्रेफाइट के फॉर्म में भी मिलता है और बकमिंस्टर फुलरन के फॉर्म में भी मिलता है। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का। डायमंड के अंदर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हेक्सागन के फॉर्म में इस तरीके से कार्बन के एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए अरेंजमेंट है। इस तरीके का अरेंजमेंट है कि इनके पास स्पेस नहीं है। ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जिसमें सारे हेक्सागन्स जो हैं, ये जो मैं आपको राउंड राउंड दिखा रही हूँ, ये सब कार्बन है। सारे कार्बन के एटम्स हैं जो हेक्सागन के फॉर्म में एक दूसरे से इस तरीके से लगे हुए हैं कि डायमंड के पास कोई भी वैलेंसी खाली नहीं है।
कोई भी एटम खाली नहीं है, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, एक हेक्सागन स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस भी इसी वजह से, इसके इस स्ट्रक्चर की वजह से सब कार्बन है, इसलिए ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस भी कहा जाता है। ठीक है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में भी हेक्सागन होते हैं, लेकिन ये हेक्सागन का अरेंजमेंट अलग है, इस तरीके से। ये एक शीट बन गई हेक्सागन की, अब ये दूसरी शीट बन गई हेक्सागन की। और ये जो शीट्स होती हैं ये एक दूसरे से बहुत ही वीक फोर्सेस थे। ये सारे हेक्सागन पे, यहाँ पे जो मैं राउंड राउंड दिखा रही हूँ, ये सारे कार्बन हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं है स्ट्रक्चर, ये शीट्स के फॉर्म में है। देखो ये कार्बन, अगर हम इसको देखें तो ये दो, ठीक है, दो वैलेंसी और एक ये कम, तीन वैलेंसी तो इसकी भरी हुई है, लेकिन एक फिर भी खाली है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी ये किसी को दे सकता है या शेयर कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जगह इसके पास खाली है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये कहलाते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। और इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत वीक फोर्स हैं, आप थोड़ा सा भी ग्रेफाइट को हीट अप करेंगे, हीट अप करने से क्या होगा, ये शीट जो है ब्रेक हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी और एक दूसरे के ऊपर स्लिप करना शुरू कर देती हैं। जब ये स्लिप करती हैं एक दूसरे के अंदर ऊपर, तो ये बहुत स्लीपरी, इसलिए ग्रेफाइट जो है इसका यूज़ किया जाता है मशीन्स में। जो तेल बनता है मशीन के अंदर, जो तेल डाला जाता है उसके अंदर ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, एक लुब्रिकेंट की तरह इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आप देख रहे हो दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें भी कार्बन, इसमें भी 100% कार्बन है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो फुटबॉल की शेप में होता है, और जो हेक्सागन और पेंटागन है इसमें क्या होता है, इससे कॉम्बिनेशन ऑफ हेक्सागन एंड पेंटागन। तो इसके अंदर हेक्सागन और पेंटागन इस तरीके से लगे हुए रहते हैं, और हर एक एंड पे यहाँ कार्बन है, लेकिन ये स्ट्रक्चर एक फुटबॉल की शेप में होता है। तो मतलब हर एक में आप देख रहे हैं कि कार्बन के एटम्स ही हैं 100%, कोई और इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में है। डायमंड क्या है, बिल्कुल आपको ब्राइट नज़र आएगा, ग्रेफाइट ब्लैकिश नज़र आएगा, बकमिनिस्टर फुलरिन की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, तीनों के अंदर कार्बन है, तो ये एलोट्रॉपी कहलाती है। तो बहुत सारे सब्सटेंस इस तरीके से एलोट्रॉपी को शो करते हैं, जिसमें से कार्बन की एलोट्रॉपी जो है वो बहुत यूज़फुल भी है। इसी तरीके से सल्फ़र भी एलोट्रॉपी शो करता है। ठीक है, तो ये था आपका एलोट्रॉपी। तो हम थे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पे। नॉन मेटल्स में हमने देखा कि ना तो मेलिएबल हैं ना ही डक्टाइल हैं, दे आर ऑल्सो बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जो ग्रेफाइट है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ गुड कंडक्टर। बाकी के स्ट्रक्चर इतने कॉम्पैक्ट हैं कि उनके पास नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो गुड कंडक्टर नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर हीट का भी है और इलेक्ट्रिसिटी का भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे मे बी सॉलिड, दे मे बी लिक्विड और दे मे बी गैसियस। तीनों स्टेट में नॉन मेटल्स मिलते हैं। ना तो ये लस्ट्रस हैं, सो दे आर नॉन लस्ट्रस, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक लस्ट्रस नॉन मेटल भी है जो कि आयोडीन है। आयोडीन जो है वो, उसका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि नॉन मेटल्स में लस्ट्रस कौन है, आयोडीन लस्ट्रस है। एंड दे आर नॉन सोनोरस ऑल्सो, इसके अंदर कोई साउंड नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर हैविंग लो डेंसिटी, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि डायमंड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी डेंसिटी भी हाई होती है। डायमंड इज हैविंग हाई डेंसिटी, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर भी है, हार्डेस्ट सब्सटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड। और अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स की, ये सॉफ्ट होते हैं, इसमें एक्सेप्शन डायमंड का आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी
जनरली दे आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन उसमें भी डायमंड जो है वो एक एक्सेप्शन है। इवन जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट को अगर हम देखें तो इसके अंदर सब कार्बन है। अगर हम इसको बर्न करेंगे ना ग्रेफाइट को या डायमंड को या फिर बकमिनिस्टर फुलरिन की, इसमें कुछ रेजिड्यू नहीं बनता है, क्योंकि जब हम बर्न करेंगे तो बर्न करने का मतलब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न कर रहे हैं, और बर्न करने से क्या होगा कि इट विल बी चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, तो वो सीधे एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो कोई भी रेजिड्यू हमको नहीं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट डायमंड ये एक सब्लाइम भी है, सब्लिमेशन होता है इसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर सब्लिमेशन होता है, ठीक है, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है ये, तो जनरली इनका लो टेम्परेचर पे सब्लिमेशन नहीं हो सकता। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब हम देख रहे हैं कि जो तीसरी कैटेगरी है वो है मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स क्या हैं? मेटलॉइड्स ऐसे सब्सटेंस हैं विच आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ metals and some properties of non-metals. ओके, तो कुछ ही मेटलॉइड्स जो हैं वो होते हैं, ये हम जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में भी जिगजैग मैनर में मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल को हमने लेफ्ट साइड में रखा हुआ है पीरियोडिक टेबल, अगर हम इस तरीके से देखें तो लेफ्ट में यहाँ तक मेटल्स हैं, उसके बाद एक जिगजैग लाइन सी दिखाई देती है, इस जिगजैग लाइन पे क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं, और उसके आगे नॉन मेटल्स होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, Te and polonium. So these are 1 2 3 4 5 जो हैं आपके मेटलॉइड्स हैं। तो ये अभी हमने क्या डिस्कस किया? एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। इन सब में आप देख रहे हो कार्बन ही, देखो ये कार्बन है ना, इसी तरीके से कोई और भी अगर आप एलिमेंट उठा के देखें तो उन सब में एटॉमिक नंबर सेम वाले एटम्स होंगे। कार्बन है, जैसे इसमें में कार्बन है तो इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। तो इसलिए जितने भी हैं, चाहे बोरॉन ले लो, चाहे सिलिकॉन ले लो, चाहे एल्यूमिनियम ले लो, चाहे मैग्नीशियम ले लो, सबका एटॉमिक नंबर जो है वो उसके एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर ही होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कंपाउंड्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके।